बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की गणित कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से इसमें जो भी कंसेप्ट, टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस पर आधारित उदाहरण, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके जो भी कंसेप्ट्स होंगे वो आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। इस प्रकार से अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स अध्याय 1 में हम लोग अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर दिया है, इसमें देखिए इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। उन सभी बिंदुओं के टॉपिक्स को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए इस चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू, पहला नंबर दिया है भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, इन संख्याओं को लिखने के लिए किन किन अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है, संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, और किसी भी संख्या को लिखने के लिए किन किन अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 25 में देखिए एक अंक 5 का प्रयोग किया गया है और एक अंक 2 का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए किन किन अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोगों को दी गई है बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। तो बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या रूल्स हैं, और भारतीय पद्धति में इनको आप लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सुने होंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सुने होंगे। तो इस तरह से भारतीय पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, और संख्याओं का नामकरण कैसे करते हैं, कामा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, संख्याओं का जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। जैसे कोई संख्या दी गई है 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो भारतीय पद्धति में 3, 2, भारतीय पद्धति में हम लोग कामा का प्रयोग कैसे करते हैं, 3 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा लगता है। लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 3 अंक, फिर से 3 अंक बाद कामा, फिर 3 अंक बाद कामा, इस तरह से लगता है। तो इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या दिया गया है, संख्याओं की तुलना, कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर्स दिए गए हैं, तो उन नंबर्स का कंपेयर कैसे किया जाता है, तुलना कैसे किया जाता है, कौन सा नंबर ज़्यादा है, कौन सा नंबर कम है। तो यहाँ हम तराजू में संख्याओं का तो वेट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इस टैग वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या दी गई है 2 और यहाँ पे 5 दिया गया है, तो देखिए 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इस तरह से बड़ी संख्या है, जब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या दी गई हो तो हमने तो आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह से बड़ी जब संख्याएं दी गई होंगी तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, पहचानने के क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। 4th पॉइंट हम लोग को दिया गया है, चौथा नंबर दिया गया है व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो लार्ज नंबर, बड़ी संख्याओं का हम व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक राम नाम का लड़का है, ठीक, और इसकी लंबाई सपोज दैट मान लीजिए कितना है, टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो इस 100 सेंटीमीटर को हम लोग व्यवहारिक जीवन में 1 मीटर भी बोल सकते हैं। देखिए यदि इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो हम इसे 1 मीटर भी बोल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसी तरह से और बहुत सारे जो यूनिट हैं उनको हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे।
कि क्या 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 होता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट क्या दिया गया है, कोष्टकों का प्रयोग यूजिंग ब्रैकेट्स। तो हम लोग ब्रैकेट्स का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे ब्रैकेट्स का यूज करके अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीकों को हम आसान बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमने 72 में 72 में हमें गुणा करना हुआ 101 का, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 72 गुणे 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से 72 का गुणा 100 में करेंगे, फिर 72 का गुणा 1 में करेंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। 6वां पॉइंट क्या दिया गया है, रोमन संख्याएं, रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रोमन संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपने कहीं पे घड़ी देखी होगी, घड़ी, दीवार घड़ी या वॉच घड़ी, हाथ में पहनने वाली या दीवार में टांगने वाली घड़ी में आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा इस तरह की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से संख्याओं को, अंकों को देखे होंगे आप। यही क्या है, हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं। तो रोमन संख्याओं को आई, ये देखिए क्या है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। यानी हम लोग 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन संख्या में, आई से। इसी तरह से 2 के लिए डबल आई हो गया, 3 के लिए ट्रिपल आई हो गया। यहाँ देखिए भी किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, मेरा 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है यक्स है, यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। तो इसी तरह से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि 100 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 500 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 510 के लिए क्या होगा, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और हम लोग को एक नेक्स्ट पॉइंट क्या और बचा है, 7वां नंबर, संख्याओं का आकलन। संख्याओं का आकलन, संख्याओं का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का आकलन। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि संख्याओं का आकलन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने मार्केट में गया, मार्केट में कोई वस्तु हम लोग 100, उसका प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस 149 रुपये, 149 रुपये का मैंने कोई वस्तु खरीदा। तो जब बिल पे करते हैं तो वहाँ पे हम लोग से 150 रुपये ले लिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टीमेट वैल्यू, सन्निकट मान। जैसे कि मान लीजिए, और हमने कोई टेस्ट में 20 में मान लीजिए कितना अंक आता है, 14.5 अंक मिलते हैं हमें। तो इसी 14.5 को हम लोग एस्टीमेट में क्या बोलते हैं, 15 बोल देते हैं कि हमारे कितने अंक आए हैं, 15 अंक आए हैं। तो इस तरह से संख्याओं का एस्टिमेशन, राउंडिंग आप कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अध्याय 1, अपनी संख्याओं की जानकारी। पहला टॉपिक क्या दिया गया है, भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में किसी न किसी रूप में हमेशा संख्याओं का प्रयोग हम करते रहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दिया आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में आपके कितने अच्छे खासे दोस्त हैं, आपके विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं। आप यदि मार्केट में जाते हैं, किसी सामान, कोई सामान परचेस करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो कितनी वस्तुएं आपने खरीदा, उन वस्तुओं को खरीदने पर आपने कितना पैसा पेमेंट किया दुकानदार को। तो इस पेमेंट किया जैसे कि 50 रुपये, 100 रुपये, तो ये क्या है, एक प्रकार की संख्या का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मानव जीवन में संख्या का कितना बड़ा महत्व है। संख्याओं की जानकारी होना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि यदि हमें संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो हम मानव नहीं बल्कि एक पशु के समान है, और हमारा जीवन बिल्कुल संख्याओं के बिना अधूरा है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में हमेशा किसी न किसी रूप में हम संख्या का प्रयोग करते रहते हैं। आइए हम उन्हीं संख्याओं के बारे में
पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा किसी भी संख्या को, कितनी बड़ी भी संख्या हम लोग लिखेंगे, किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो अंक क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। ये देखिए टोटल कुल कितने, यहाँ पर कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे कोई नंबर दिया गया है 9, 7, 4, 6, 5, 8, 2, 0, 1, ठीक। तो ये देखिए इतना बड़ा ये नंबर दिया गया है और इस नंबर को देखिए लिखने में हमने कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया? 9, 7, 4, 6, 5, 8, 2, 0, 1। ये सभी अंक क्या हैं? ये सभी अंक इसमें आपको मिलेंगे। तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंकों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है, 0 है, तो इनका कोई स्थान है। जैसे 2, तो 2 का स्थान क्या है? इसका पोजीशन क्या है? यहाँ पे दिया है गया है 4, तो 4 का पोजीशन क्या है? स्थान क्या है? 5 का स्थान क्या है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। किसी भी अंक का स्थान क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं? स्थानीय मान से। और इस संख्या का कुछ नामकरण होगा, तो नामकरण किसी भी संख्या का हम लोग नामकरण कैसे करते हैं? चलिए इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोग को क्या दिया गया है? बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और उनको लिखने के लिए कौन कौन से नियम हैं, किन किन पद्धतियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है 725, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 725। तो इसमें क्या है? अंक कौन कौन से हैं? इस संख्या में अंक क्या क्या प्रयोग किया गया है? 5 का, 2 का और 7 का। ये 5 का स्थान क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। इसको 2 को बोलेंगे दहाई। और ये क्या है? किस स्थान पे? 7 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे। इसी तरह से 1000, 10,000, लाख, इसी प्रकार से आता है। तो चलिए हम लोग किसी भी संख्या के स्थान कौन कौन से, अंकों के स्थान कौन कौन से होते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए इंडियन सिस्टम, भारतीय सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में, भारतीय पद्धति में हम लोग किसी संख्या का नामकरण करते हैं। और इसी को देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे बोलते हैं? इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। इकाई को वंश बोलते हैं। यहाँ देखिए दहाई है, दहाई को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। सैकड़ा को क्या बोलते हैं? 100। सैकड़ा क्या होता है? 100 क्या होता है? इंग्लिश में 100 बोलते हैं हम लोग। इसी तरह 1000 का क्या हो गया? 1000 हो गया। 10,000 का क्या हो गया? 10,000 हो गया। और देखिए लाख, भारतीय पद्धति में हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं। और इंटरनेशनल पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में इसी को, लाख को क्या बोलेंगे? 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000। इसी तरह से देखिए 10 लाख, 10 लाख को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे? मिलियन। करोड़ को क्या बोलेंगे? 10 मिलियन। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 मिलियन बोलते हैं। इसी तरह से और आगे मिलियन के बाद आपका बिलियन आएगा, ट्रिलियन आएगा। ठीक, अगले चार्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अभी हमारे अध्याय में ओनली करोड़ तक की संख्याओं का बात किया गया है, इसलिए हम लोग करोड़ तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए भारतीय पद्धति में संख्याओं को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक, ये नंबर हमें दिया गया है। तो भारतीय पद्धति में इसको कैसे बोलते हैं? हम लोग राइट साइड से, दायां पक्ष से, दायां से हम लोग किधर चलते हैं? बायां तरफ, ऐसे चलते हैं। ठीक, ये पहला अंक क्या होता है? हमारा इकाई होगा, पहला अंक इकाई होगा। इसी तरह से दूसरा क्या होगा? दहाई होगा। तीसरा को क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये पहला है, पहला को इकाई बोलते हैं। दूसरे अंक को दहाई बोलते हैं। तीसरे अंक को सैकड़ा बोलते हैं। चौथे अंक को 1000। पांचवा मेरा
में क्या आएगा 10,000 आएगा, 6 में क्या आएगा लाख, 7वें नंबर पे क्या आएगा 10 लाख, 8वां पे 10 करोड़ और 9वां नंबर पे 10 करोड़। इसी तरह से यहाँ आप पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया? करोड़ तक। तो करोड़ की जगह पे क्या है 9, तो 9 करोड़ हो जाएगा। ठीक, इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम लोग क्या मानते हैं? एक मानते हैं। फर्स्ट एक इसको किस में हम काउंट करते हैं? वंश में, इकाई में। अब यहाँ देखिए आगे क्या है? हजार, 10,000, ये मेरा एक हो गया, हजार, 10,000। फिर क्या है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज है? फर्स्ट में क्या होगा? 3 अंक आ रहे हैं, फिर से क्या 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, तो देखिए बच्चों, ये हमें एक संख्या दी गई है, इसको हम लोग भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे? भारतीय पद्धति में देखिए वंश में, इकाई में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक बाद हम लोग कामा लगाएंगे। फिर क्या होगा? हजार, 10,000, ये 2 अंक हो गया। फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अर्थात हम लोग भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में हम लोग कामा कैसे लगाते हैं? पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ठीक, तो इस तरह से इसका नामकरण कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ की जगह पर क्या है? 90, 8, 98। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा मेरा? देखिए 10 करोड़, जब हमें 10 करोड़ की बात होगी, 10 में कितना अंक होता है? 2 अंक। तो जब 10 की बात होगी तो हम कितना अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। ठीक, 10 करोड़ हो गया, 10 लाख हो गया, 10,000 हो गया, तो 10 की बात आएगी तो 2 अंक लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ तो हम लोग 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक हो गया। तो 10 करोड़ के जगह पर क्या है? 90, 8, 98। तो इस प्रकार से हो गया 98 करोड़। अब इससे करोड़ से पहले क्या होगा? लाख होगा। तो 98 करोड़, या फिर आप गिन लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख। तो 10 की बात कर रहा है तो 2 अंक लेंगे। तो इस तरह से हो गया 70, 6, 76 लाख। ये क्या है? लाख, 76 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की जगह पर क्या है? 54। तो क्या हो जाएगा? 54,000। अब क्या है मेरा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 3 है तो 300 हो गया। अब 20 और 1, 21, 321। इसको क्या पढ़ेंगे? 321। तो इस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम लोग नामकरण करते हैं। और देखिए कोई संख्या दी गई है, जैसे हमें दिया गया है 500, ये देखिए दिया गया है। तो क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर क्या है? 5 है। और सैकड़ा कितना होता है? यहाँ पे देखिए सैकड़ा कितना होता है? 100। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, 500। और इकाई, दहाई, दहाई के जगह पर क्या है? 2 है। दहाई कितना होता है? 10। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 520। और ये क्या है? इकाई के जगह पर 5 है, इकाई 1 होता है, तो 5 का मतलब 5 एकम 5। इस प्रकार से हो गया 500, 20, 5, 25, 525। इस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में नामकरण कैसे करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, ये 3 को हम एक साथ लेते हैं। फिर क्या है मेरा? देखिए 1000, 10,000, 100,000। तो 1000, 1000, 1000 3 जगह पे, तो ये 3 हो गया। फिर क्या है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस प्रकार से ये हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमने क्या सीखा? यदि ये अंक दिया गया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमें लिखना होगा किसमें? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंश में क्या क्या आता है? वंश, टेंस, 100, अर्थात वंश, टेंस, 100 3 अंक बाद कामा। फिर क्या है? 1000, 10,000, 100,000। तो ये 1000, 1000, 1000 तीनों जगह आ रहा है, तो इसका भी एक कामा होगा, 3 अंक हम लेंगे फिर से।
तो 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने सीखा कि भारतीय पद्धति में शुरू में 3 अंक बाद अल्प विराम लगता है, इसके बाद 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 अंक बाद कामा लगता है, फिर 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद, इसी तरह से कितनी बड़ी भी संख्या हम लिखें तो 3-3 अंकों के बाद कामा लगता है। और क्यों लगता है, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए वंस में क्या आता है, वंस, टेंस, 100 आता है। 1000 में क्या आएगा, 1000, 10,000, 100,000 आएगा। मिलियन वाले पार्ट में क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह से बिलियन होगा, ट्रिलियन होगा। आगे आपका वो हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब संख्याओं का नामकरण कैसे करते हैं इंटरनेशनल में, तो हम लोग पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन, तो 100 के जगह पर क्या है 9, तो 900 हो गया, 987 मिलियन। इसको पढ़ेंगे हम लोग 987 मिलियन। अब एक ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 100,000 के जगह पर 6 है, तो 654,000, 654,000 हो गया। इसके बाद क्या है 321। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में हम संख्याओं का नामकरण करते हैं और कामा चिन्ह लगाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से बच्चों, देखिए हमने करोड़ तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है और भारतीय पद्धति में कामा कैसे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कामा का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं किसी भी संख्या का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग करोड़ से यदि आगे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक चार्ट है आप लोगों को हम दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में देखिए दिया गया है, यहाँ पे 1 नंबर पे क्या आता है, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, हिंदी में इकाई बोलते हैं। टेंस का हो गया, दहाई हो गया। यूनिट को हम लोग वंस भी बोलते हैं, वंस। टेन में टेंस हो गया। 3rd नंबर में क्या दिया है, 100, अर्थात सैकड़ा। सैकड़ा में कितना अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। इसी तरह से हिंदी में आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100 हो गया, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, दैट मीन्स मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। अब आपका आगे आएगा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। और आगे देखिए क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। और इसके आगे है क्वांटिलियन, 10 क्वांटिलियन, 100 क्वांटिलियन आ जाएगा। उससे आगे आप लोग जाएंगे तो सेक्टिलियन, सेप्टिलियन, डेसिलियन, नॉलिनियन, इसी तरह से अनंत तक बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमें तो यूज मिलियन, बिलियन तक, ओनली बिलियन तक बेसिकली यूज होता है, ठीक ना। और इधर आप लोग अरब खरब तक आप लोग से आ रहा है, बहुत है, इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होता है तो पूरा चार्ट भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को रिवर्स भी आना चाहिए, जैसे उल्टा बलंग से 10 शंख शंख, 10 पदम पदम, 10 नील नील, 10 खरब खरब, 10 अरब अरब, 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इस तरह से भी आना चाहिए। इस तरह से आने से क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप इजीली पढ़ लेंगे। और आपको ये भी चीज़ याद होना चाहिए कि 8, अगर 8 अंक दिए गए हैं, टोटल किसी भी संख्या में 8 डिजिट हैं, तो 8 में क्या आता है, करोड़ आता है। अगर 10 दिया गया है, 10 में क्या आता है, अरब आता है। इसी तरह से आपको सब याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या, बड़ी सी संख्या हम लोग लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 1,
4320162542। ठीक, अब देखते हैं टोटल इसमें कितने अंक हैं। देखिए 3 6 3 का 9 3 चौक 12 3 5 15 16। इसमें 16 कितने टोटल कितने अंक है? 16 अंक। और 16 में हमें याद होना चाहिए 16 में क्या आता है। देखिए 16 में क्या आता है? पदम। तो यहाँ से पदम से चालू करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 पदम। पदम से पहले क्या आता है? नील आता है, उसके पहले खरब आता है, उसके पहले अरब आता है, फिर करोड़ आता है, फिर लाख आता है, फिर हजार आता है, फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो इस तरह से हो गया आपका 9 पदम, 87 नील, 6 5 है 65 खरब हो जाएगा, फिर 14 अरब हो जाएगा, 32 करोड़। ठीक, 1,62,542। इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए संख्याओं का अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी गई है तो इसमें जो अंक दिए गए हैं इनका स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए जाति मान क्या होता है? जातीय मान, जाति मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, फेस या फिर लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। तो जाति मान किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है? जाति मान फेस वैल्यू। फेस मतलब जैसे आप अपना आईना में फेस देख रहे हैं तो आपका ही ना दिखेगा, दूसरे का थोड़ी दिखेगा। उसी तरह से संख्याओं का फेस वैल्यू क्या होता है? वह संख्या स्वयं होती है। जैसे 3, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा, 3 थोड़ी बदल जाएगा, 3 तो 3 ही रहेगा। उसी तरह से कोई बोल दिया कि 6, इस पूरी संख्या में 6 का जाति मान क्या है? फेस वैल्यू क्या है? तो 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 8 का 8 ही होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग को जाति मान समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या होता है। इस तरह से देख लीजिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिए किसी इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होता है? इकाई अंक गुणे का 1, इकाई अंक गुणे 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? इकाई अंक हम लोग को 1 दिया गया है, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुणे 1 बराबर 1 एकम 1। ठीक, अब देखिए दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई अंक गुणे दहाई क्या होता है? 10 होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था दहाई कितना होता है? 10 होता है। तो इस तरह से दहाई अंक गुणे 10। यहाँ पे दहाई अंक क्या है? 2 है, तो 2 गुणे 10 बराबर 10 दूना 20। इस तरह से 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और देखिए सैकड़ा अंक का स्थानीय मान बराबर क्या होगा? सैकड़ा का अंक गुणे का 100। तो यहाँ पे सैकड़ा का अंक क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे का 100 बराबर 3 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या सीरीज एक पैटर्न क्या मिल रहा है कि एक, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुणे इकाई का अंक 1, तो कितना आ जाएगा? 1। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणे 10, तो 20 हो जाएगा। 20 कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 1 था तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? 1। 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इसको हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। ये देखिए हमने फाइंड भी किया था तो 20 आया था। इसी तरह से 3 का स्थानीय मान क्या होगा? हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे। ये देखिए मैंने ज्ञात भी किया था 3 गुणे 100, तो 300 आया था। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4, और 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान क्या है? 4000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के जगह पर 4 है, तो 4 का स्थानीय मान 4000 होगा। इसी तरह से 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे? 5, और इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 अंक हम लगा देंगे, 4 0। इस प्रकार से कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो जाएगा? 50,000।
5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6, और 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कितना जीरो लगा देंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब इसको हम काउंट करेंगे कितना हुआ, देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देखिए कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 लाख। इसी तरह से 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70 लाख, आप काउंट कर लीजिएगा। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 करोड़। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 90 करोड़। तो इस तरह से हमने किसी भी संख्या का नामकरण कैसे किया जाता है, भारतीय पद्धति में हम संख्या को कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पद्धति में संख्या को कैसे पढ़ते हैं, भारतीय पद्धति में कामा कैसे प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कामा का कैसे प्रयोग किया जाता है, किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है, जाति मान फेस वैल्यू स्वयं वही संख्या होती है, और स्थानीय मान क्या होता है, उसका क्या पोजीशन है, क्या स्थान है, उसके आधार पे हम लोग लेते हैं। तो स्थानीय मान भी हमने ज्ञात करना सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, संख्याओं के तुलना। हमें दो संख्याओं का कंपेयरिंग नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 2 ले लिए और 5 ले लिए। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो देखिए 5 क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का मुख खुला हुआ है अर्थात यह बड़ा है। 2 का मुख देखिए बंद है अर्थात यह क्या है, छोटा है। तो अगर चिन्ह ऐसे होगा तो इस साइड क्या होगा, बड़ा, इधर क्या होगा, छोटा। और हम लोग का साइन अगर ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा इधर होगा। जिस साइड मुख खुला रहेगा उस साइड हम लोग बड़ा बोलते हैं, और जिस साइड मुख बंद रहेगा उसको क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। और ये देखिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बराबर। ठीक, तो जैसे कि अगर कोई बोल दिया 2 और 2 क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पे 3 हो गया तो क्या हो गया, तब 3 बड़ा हो जाएगा। अगर इस साइड हम 5 कर दिए तो 5 बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक अंक की संख्या है तो हम तो उन्हें इजीली बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या स्मॉलर है, छोटा को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉलर, और बड़ा को बोलेंगे ग्रेटेस्ट। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे 2-2 अंक की संख्या हम लोग लेते हैं। तो 2-2 अंक की संख्या मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 34 है, और यहाँ पे एक संख्या दी गई है 43। अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए जब 2 अंक की संख्या, 2 अंक या 2 से अधिक अंकों की संख्या दी गई हो तो उसका हम लोग पहला अंक देखते हैं, कंपेयर करते हैं। पहला अंक मतलब इकाई का अंक नहीं, हम इस साइड से, लेफ्ट साइड से पहला अंक का कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला अंक क्या है, 3 दिया गया है, यहाँ पे पहला अंक क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से 4 क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 34 से 43 क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार से कोई संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 34 और 125, 125। तो देखिए इस संख्या में हम लोग देखेंगे इसमें 2 अंक हैं और इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 1 2 3, 3 अंक हैं, तो ऑलरेडी ये बड़ा है। जो इस संख्या में जितने अधिक अंक होंगे वह संख्या उतना ही बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 आ जाएगा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इसके बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे 2 अंक हो गया, तो 2 अंक की संख्या क्या होगी, 1 अंक से बड़ी होगी। इसी तरह से क्या आ जाएगा, मेरा 99 आ जाएगा। 99 के बाद क्या आ जाएगा, मान लीजिए मेरा 100 आएगा। इस प्रकार से 909 आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 99 था, इसमें कितने अंक थे, 2 अंक। देखिए 99 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यहाँ पे आ गया 100 आ गया, 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो 100 क्या है, 99 से बड़ा है। इसी तरह से आपका आगे 999 के बाद आपका आ जाएगा 1000।
तो देखिए 999 से 1000 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जिस संख्या में जितना अधिक अंक होंगे वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक, और देखिए कोई नंबर एक हमें दिया गया है 3 4 6 5 4, और कोई नंबर दिया गया है 7 5 4 3 0। ठीक, अब इन दोनों नंबर का कंपेयर करना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो पहले अंकों को हम देखेंगे कि समान अंक है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 अंक है, इस साइड भी 1 2 3 4 5 अंक है, तो अंक तो हमारे समान हैं। ठीक, अब हम लोग पहला नंबर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर 3 है, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 7 है। इस प्रकार से यह संख्या बड़ी होगी। और देखिए अगर हम लोग को दिया गया है जब अंक समान हो कुछ दूर तक, जैसे 3 6 2 5 4 0, 3 6 2 6 4 0। ठीक ना, अब यहाँ पे देखेंगे अंक तो तीनों में 6 अंक हैं। ठीक, तो हम पहला अंक का तुलना करेंगे। पहला अंक देखिए क्या है, इसका 3 है, इसका भी 3 है, तो ये सेम है। अब इसके बाद वाला अंक देखेंगे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये भी सेम है। इसके बाद 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो अभी 5 और 6 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। इस प्रकार से यह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को दो संख्याओं के बीच में तुलना करना समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और बराबर संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, बराबर चिन्ह द्वारा। जैसे 5 बराबर 5, 35 बराबर 35, इस प्रकार से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हम लोग को दिया गया है, चौथा टॉपिक, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ठीक, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। तो व्यवहारिक तौर पर व्यवहारिक जीवन में हम लोग बड़ी संख्याओं को छोटे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यूनिट पढ़ा है, जैसे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो या मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक, आपके पापा और मम्मी के साथ आप मार्केट जा रहे हैं। आप पापा से पूछते हैं कि पापा मार्केट हमारे घर से मार्केट कितना दूर है। ठीक, मार्केट हमारे घर से कितना दूर है। ये मान लीजिए आपका घर है और यहाँ पे क्या है, बाजार है। ठीक, आप बोलते हैं कि पापा हमारे घर से जो मार्केट है, बाजार है, कितना दूर है। तो आपके पापा बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा दूर नहीं, 1000 मीटर है। कितना बोलते हैं, मान लीजिए आपके पापा बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा दूर नहीं, 1000 मीटर है। ठीक, और आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा ओनली 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो यह दोनों संख्याएं सेम हुई। तो इस प्रकार से व्यवहारिक तौर पर हम लोग बड़ी संख्याओं को छोटे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे 1000 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। इसी तरह से और संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यूनिट क्या होता है। जैसे तो देखिए इस प्रकार से बच्चों 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को हम लोग एम से दर्शाते हैं और सेंटीमीटर का प्रतीक क्या है, cm, सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से आपको कोई बोले 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक, एम इसको बोलते हैं मिलीमीटर। इस प्रकार से हमने सीख लिया 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया किलोमीटर, ये हो गया मीटर, और ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया मिलीमीटर। अब देखिए किलोमीटर, मीटर, 1000 हो गया। ठीक, यहाँ पे हम रख देंगे 100, रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे गुणे का 10। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, किलोमीटर से हम लोग मीटर में जाएंगे तो क्या होगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा।
अर्थात 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, गुणे का 1000, तो 1 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब कोई बोले 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 का गुणा है यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर कोई बोले 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का गुणा होगा, 1 में 10 का गुणा होगा, 10 एकम 10, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा मेरा 10 mm हो जाएगा। ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। इसी तरह से अगर रिवर्स हमें जाना होगा 1 mm को अगर सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तब भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 का भाग देंगे। इसके बारे में आगे हम लोग प्रश्न में चर्चा करेंगे विस्तृत में, ठीक ना। और अगर हम लोग को यूनिट दिया गया होगा जैसे लीटर में नापने के लिए, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। इसी प्रकार से किलोग्राम की बात किया जाए, 1 किलोग्राम, 1 केजी बोलते हैं, किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और इस प्रकार से अगर बोल दिया जाए 1 टन, 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, 1 टन, 1 टन में कितना किलोग्राम, तो 1000 किलोग्राम होता है, ठीक ना। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग व्यवहारिक जीवन में बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, कोष्टकों का प्रयोग, ठीक। यूजिंग ब्रैकेट्स, हम लोग ब्रैकेट्स का कैसे प्रयोग करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को हम लोग अपने मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान बना सकते हैं, हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए क्या है, कोष्टक हमारे ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल 1 प्रकार का भी पढ़ेंगे। बड़ा एक हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर से हमारा क्या होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, और थर्ड क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है। देखिए तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, फर्स्ट नंबर 24 मल्टीप्लाई 101, 24 का हमें गुणा करना होगा 101 में। तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे, 24 में 101 में 24 का आप गुणा कीजिए। ये लंबा विधि आप यूज कीजिए, या फिर 60 में कैसे करेंगे, देखिए 24 गुणे 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1। देखिए 100 में 1 जोड़ेंगे 101 आ गया। तो इसको हम लोग 101 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 1। अब देखिए आगे इसको हल कैसे करेंगे। अब देखिए 24 ब्रैकेट जब कोष्टक हम लोग का खुलेगा, कोष्टक खुलेगा तो 24 का गुणा एक बार, 24 का गुणा एक बार 100 में होगा, फिर 24 का गुणा एक बार देखिए यहाँ पे 1 में होगा। क्या करेंगे हम लोग 24 का गुणा 1 में होगा, तो क्या हो जाएगा 24 का गुणा 100 में होगा, तो 24 गुणे 100, बीच में क्या है प्लस 24 गुणे 1, 24 गुणे 1। अब देखिए 24 में 100 का गुणा लिख करेंगे तो 24 और 100 में 2 जीरो है तो जो 2 जीरो लग जाएगा, प्लस 24 से कम 24। अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए, 24 100 में 24 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये आप लोगों को समझाने में समय लगा, नहीं तो आप जब सीख जाएंगे हैबिट बन जाएगी तो आप लोग स्पीड कर सकते हैं। देखिए 101 है तो 24 में 100 का गुणा हो गया 2400 हो गया, 24 में 1 का गुणा होगा 24 हो गया। तो इस तरह से जोड़ देंगे तो 2424 आ जाएगा। लेकिन आप लोग सिंपल मेथड से यहाँ पे हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई को कोष्टक के माध्यम से इजी बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए एक हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कोई भी नंबर मान लीजिए 101, ठीक, और इसका गुणा करना है हमें 105 में। तब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं,
101 को क्या लिखेंगे 100 प्लस का 1 गुणे 105 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस का 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 100 का गुणा 100 में होगा, फिर 100 का गुणा 5 में होगा। इसी तरह से मेरा 1 का गुणा फिर 100 में होगा, फिर 1 का गुणा 5 में होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं। 100 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, प्लस है तो प्लस 100 का गुणा 5 में होगा तो 100 गुणे 5। ये मेरा फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का क्या है 1 गुणे 100, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1 गुणे 100, 1 गुणे 100, बीच में प्लस है 1 गुणे 5। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 100 का 100 में तो 4 शून्य हो जाएगा, प्लस 100 पंचे 500 हो गया, प्लस 1 में 100 का गुणा 100, प्लस 1 में 5 का गुणा 5। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। ये देखिए कितना है 10,000, 500, 100 और 5। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से कितना हो गया 10,605 रुपये। ऐसे अर्थात हम लोग 101 का 105 में गुणा करेंगे कितना आएगा 10,605। इस प्रकार से हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं कोष्टक का प्रयोग करके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला टॉपिक हम लोग का क्या दिया है रोमन संख्याएं। हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन संख्याएं क्या होती हैं, जैसे देखिए अभी तक हम लोग हिंदू अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते थे। हिंदू अरेबिक जैसे 1 2 3 4 ऐसे डाट। इन अंकों को क्या बोलते हैं हिंदू अरेबिक अंक। ओनली हम संख्याओं को लिखने के लिए अभी तक हम लोग इसका प्रयोग करते थे। ठीक, और हम आपको बता दें कि यह संख्या लिखने की मात्र एक पद्धति यह नहीं है, बल्कि ये प्राचीन पद्धति रोमन पद्धति भी है। तो रोमन में संख्याओं को कैसे लिखेंगे हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे देखिए रोमन में संख्याओं को लिखने के लिए क्या है आई। यहाँ पे एक को क्या लिखते हैं आई से, दो के लिए क्या है डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए क्या है आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी डबल आई, 8 के लिए क्या होगा भी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। इसी तरह से देखिए 50 के लिए एल हो जाएगा, 100 के लिए सी हो जाएगा, 500 के लिए डी हो जाएगा और 1000 के लिए हम एम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस रोमन संख्याओं को लिखने के नियम क्या हैं। जैसे 1 से 10 तक हमें याद होना चाहिए। 1 से 10 तक तो हमने लिख लिया, आसानी से पढ़ लिया। ठीक, और देखिए इस पद्धति के नियम क्या हैं। जैसे देखिए एक किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को कैसे हम दर्शाते हैं आई से, रोमन संख्या में आई से दर्शाते हैं। और देखिए इन अंकों की यदि हम पुनरावृत्ति करते हैं, यहाँ पे आई है, यदि हम डबल आई कर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम यदि ट्रिपल आई कर दें तो 1 1 1 तीनों को जोड़ देंगे 1 1 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिपल आई के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से आई हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब रोमन संख्या में किसी भी अंक का ओनली हम 3 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 के लिए क्या हो जाएगा 5 में 1 हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया है आपका, ये देखिए यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उतनी बार उसका मान जोड़ दिया जाता है। जैसे डबल आई के लिए 2, डबल एक्स के लिए यहाँ पे देखिए 10 का एक्स होता है, फिर 10 का एक्स तो 10 10 20 हो जाएगा। इसी तरह से ट्रिपल एक्स का क्या हो जाएगा 3 बार 10 10 10 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। अब देखिए बी नंबर क्या बोला है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। देखिए
किसी भी संकेत को हम 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे आई का प्रयोग किया था, आई का प्रयोग किया था तो ओनली हमने 3 बार आई लिखा, 4 बार हमने आई लिख दिया तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात बोला गया है कि कोई भी अंक जो है उसका हम 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या बोला है, परंतु संकेत VLD क्या है, VL और D, यहाँ पे देखिए V क्या है 5 है, L क्या है 50 है और D कितना है 500 है। अर्थात 5 5 5 5 50 500 इनकी पुनरावृत्ति, इनके संकेतों की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा अंक कौन है, VLD, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इनकी पुनरावृत्ति हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है V की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो यहाँ पे V है V, 5 5 कितना हो जाएगा 10 होगा, लेकिन 10 के लिए हमारे पास संकेत ऑलरेडी क्या है, x है। 10 के लिए ऑलरेडी संकेत क्या है हमारे पास, x है, इसलिए हम लोग 5 5 2 बार नहीं लिख सकते हैं, V की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे L 50 के लिए क्या है, L है, तो L हम 2 बार लिखेंगे तो L 50 50 100 होना चाहिए, लेकिन 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी अंक क्या है, C है। 100 के लिए ऑलरेडी क्या है, C है, इसलिए हम लोग L की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार से D की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, D 2 बार लिखेंगे तो 1000 होगा, लेकिन 1000 का ऑलरेडी हमारे पास प्रतीक क्या है, M है। इस प्रकार से D का भी हम लोग पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आए, किसके ओर आए, दाईं ओर आए, तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। देखिए मतलब क्या है, जैसे कोई बड़ा अंक है, जैसे मान लीजिए आप भी ले लीजिए 5 के ये क्या है, बड़ा है, इससे छोटा अंक क्या लेते हैं, 5 से छोटा क्या है, आई है, 1 है, तो इसमें अगर इसके दायां साइड आई हम रख दें तो इसका मान क्या होता है, दोनों का जुड़ जाता है। ये देखिए 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात 6 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किस प्रतीक का, भी आई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से 7 के लिए क्या हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा, 8 के लिए ट्रिपल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है, किस ओर, बाईं ओर, तो बड़े मान में से छोटे मान को हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात देखिएगा यहाँ पे हमें दिया गया है भी क्या है, 5 है। अब 5 के क्या है, बाईं ओर, बाईं ओर क्या आ रहा है, छोटा मान, बाईं ओर भी से छोटा मान क्या है, आई है, तो भी के बाईं ओर हम आई लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े मान में से छोटा मान हम माइनस कर देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या दर्शाएंगे, आई भी। ठीक, इसी तरह से 9 के लिए क्या दर्शाएंगे, 9 के लिए 10 में 1 माइनस कर देंगे, 10 क्या होगा, x में 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 9 के लिए क्या हो गया, ix हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अगला टॉपिक क्या दिया गया है, बोला गया है संकेत VLD को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक, अर्थात VLD के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। देखिए मैंने क्या पढ़ा था कि जो है VLD, इनको हम कभी इनकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं और इनको हम घटा नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 के बाएं साइड हम लोग भी नहीं लगा सकते। बाएं साइड भी लगाने का मतलब क्या है, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, बल्कि इस भी को, ये मेरा क्या होगा, ऐसा लिखना गलत होगा। अब देखिए यदि हमें x दिया गया है, 10 के हम दाईं ओर भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। लेकिन भी L और D को हम लोग बाईं साइड किसी भी बड़े मान के बाईं साइड नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता
है। ठीक, और देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि i को केवल v और x से घटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए i है, i को हम लोग केवल किससे, x से, v से और x से ओनली हम माइनस कर सकते हैं। इसी प्रकार से x को हम किससे माइनस कर सकते हैं, x को 50 में घटा सकते हैं 10 को, x को c से हम माइनस कर सकते हैं और x को हम m से माइनस कर सकते हैं, d से माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए x को केवल l, m और c से ही घटाया जा सकता है। इस तरह से हमने रोमन संख्याओं को लिखना सीख लिया है। ठीक, और इसको रोमन संख्याओं के सभी नियम को हमने जान लिया है। अब हम लोग सीखते हैं कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें रोमन नंबर्स 1 से लेकर 1000 तक यहाँ पे दिए गए हैं। ये चार्ट है, आप इसको नोट डाउन अपने रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। और लिखने के नियम तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 38 आ गया, क्या है 38, तो 38 को हम लोग क्या लिखेंगे, 38 है तो 38 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 8, क्या लिख सकते हैं 30 + 8। तो 30 के लिए क्या होगा, 10 10 10 ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 10 20 30 हो गया। और देखिए 8 के लिए आपका क्या होगा, 8 के लिए 5 3 8 तो भी हो जाएगा, फिर ट्रिपल आई हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 38 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई। यहाँ पे देखिए ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई है। इस प्रकार से कोई अंक ले लीजिए आप, मान लीजिए 87 ले लीजिए, तो 87 का क्या होगा, ये क्या है 80, तो 80 को हम कैसे लिखेंगे, 50 30 80, तो 50 के लिए क्या होगा l और 30 के लिए क्या होगा ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार से मेरा हो गया, ये 80 का संकेत हो गया। और क्या है 7, तो 7 के लिए क्या होगा भी और डबल आई। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को लिख सकते हैं। अगर 187 है तो इसके लिए क्या होगा, 187 है तो इसके लिए क्या होगा, 100 के लिए क्या होता है c, तो c हो जाएगा। इसके बाद l ट्रिपल एक्स भी डबल आई, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हम लोग को दिया गया है संख्याओं का आकलन। ठीक, हम लोग एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, नंबर कोई भी नंबर दिया गया है तो उसका हम लोग एस्टिमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या सन्निकट मान, किसी भी नंबर का सन्निकट मान ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है, कोई नंबर 34, मान लीजिए 34 कोई नंबर दिया गया है, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा। देखिए 34 हमें नंबर दिया गया है, तो यह नंबर 30 और 40 के बीच में है। अब हम लोग देखेंगे कि 34 जो है वह 30 के ज़्यादा करीब है, सन्निकट है, या फिर 40 के ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए इन दोनों 30 से 34 के लिए क्या है, इन दोनों में 4 का अंतर है। और 34 से 40 में कितना अंतर है, 34 में 40 के लिए 6 का अंतर है। तो देखिए 34 किसके ज़्यादा करीब है, 30 के करीब है। तो इस प्रकार से 34 का सन्निकट मान हम लोग क्या लिख देंगे, सन्निकट मान या एस्टिमेट वैल्यू क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से हम लोग एस्टिमेट वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब बड़ी संख्याओं का देखते हैं। कोई बड़ी संख्या मान लीजिए हमें दिया गया है 4 8 6 2 5 1, ठीक, इतनी 5 तक मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हमें दी गई है। इसको हम लोग एक कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, 3 7। ठीक, ये हमें संख्या दी गई है, कितना है 48,375। इसका हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सन्निकट मान
देखिए, तो सन्निकट मान 1 तो हम कर सकते हैं, इकाई को हम 0 बना सकते हैं 75। ठीक, यहाँ पे दिया है 74 लेते हैं पहले, फिर आपको समझना आसान होगा। यहाँ पे देखिए एक हमें संख्या दी गई है 48,374, तो इसका सन्निकट मान 1 तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक हम निकाल सकते हैं 48,300, ओनली हम 74 को देखेंगे तो 74 किसके करीब है, 70 के करीब है, तो लिख देंगे 70। ठीक, अब एक हम इसका सन्निकट मान और क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम 3 अंक देखेंगे, यहाँ पे क्या है 374 है, तो ये 300 और 400 के बीच में आएगा। ठीक ना, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों पे फोकस कीजिए, इन दोनों अंकों पे, इन दोनों अंकों पे मैंने फोकस किया था, अब इन दोनों अंकों पे फोकस कीजिए, 3 और 7, तो 7 इसके लिए देखिए पहले हम आप लोगों को बता लेते हैं कि यहाँ पे कोई अंक दिया गया है, जैसे 1 2 3 4, तो जब ये अंक दिए गए हैं तो इसका राउंडिंग आप हम लोग कितना करते हैं, 0 पर करते हैं, इनको हम लोग 0 मान लेते हैं। और यदि हमें दिया गया है 6 7 8 9, तो इसका मान क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। अब इसके बीच में मान लीजिए 5 आ गया, जैसे कि यहाँ पे दिया है 35, तो 35 हमारा जितना 30 से जितना दूर है 5, उसी तरह से 40 से उतने ही दूर है 5, तो 35 को हम लोग किस साइड काउंट करते हैं, 40 के साइड काउंट करते हैं। ठीक, इस तरह से इसमें हम लोग 5 भी काउंट कर लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे देखिए 3 के बाद क्या है 7, तो 7 के लिए हम लोग किसमें 7 के लिए क्या करेंगे, फिर 10 हम लोग बना देंगे इसको, तो 10 बनाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये एक 3 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 4 8 3 क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, फिर डबल 0 हो जाएगा। और आगे देखिए अब इन दोनों अंकों को आप लीजिए, इन दोनों अंकों को, तब क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 जब रहेगा तो 3 किस में आएगा, 0, हम इसको 0 बना देंगे और इसके आगे की सभी संख्याओं को 0 बना देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 8 1 2 3, ये 0 बन गया और आगे भी 0 बन गया, तो इस तरह से आ गया 48,000। और इसके आगे सन्निकट मान हमें ज्ञात करना होगा, तो और इसका सन्निकट मान ज्ञात क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों पे फोकस कीजिए, 4 और 8 पे, तो 4 और 8 पे फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 में क्या होगा, इसको हम 10 बना देंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सबको 0 बना देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 और 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, इस प्रकार से आ गया 50,000। ठीक ना, तो देखिए 48,374 का हम दहाई तक लेंगे, कहाँ तक, इसको बोलते हैं दहाई तक सन्निकट, दहाई तक सन्निकट मान लेंगे तो ये होगा। अब इसको क्या लेंगे, सैकड़ा तक सन्निकट मान लेंगे तो 48,400 आएगा। ठीक, सैकड़ा मतलब 100 तक लेना है, तो देखिए 400 आया ना, 374 था तो 300 और 400 के बीच में आएगा, तो ज़्यादा 374 किसके करीब है, 400 के करीब है, तो इस प्रकार से मेरा सैकड़ा तक ले आ गया। अब 1000 तक अगर हम सन्निकट मान लेंगे तो 1000 तक में क्या आएगा, 48,300 है, तो ये 48,000 और 49,000 के बीच में आएगा, तो ज़्यादा किसके करीब है, 48,000 के करीब है, इसलिए मेरा हो गया 48,000। अब देखिए 1000 तक मेरा हो गया। अब देखिए 48,000। अब आगे देखिए यदि हम 10,000 तक लेंगे, 10,000 अर्थात इस 8 को भी राउंडिंग आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मेरा 50,000 हो जाएगा। तो आई होप इस तरह से आप लोगों को राउंडिंग ऑफ करना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर की सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए
और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।